अपराध की दुनिया में जहां अपराधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, वहां एक दिन ऐसे भी आता है जब उसका घमंड चूर चूर हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे खूंखार अपराधी की है जिसने अपने खौफनाक जुर्म से पूरे भारत को दहला दिया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पुलिस के हाथों इस खूंखार अपराधी की खौफनाक करतूत अंत हुआ। तो चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं इस खतरनाक अपराधी की कहानी, जिसने दरिंदगी से लेकर खौफ तक का सफर किस तरह तय किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। 16 जनवरी 2025 हैदराबाद के मीरपेट इलाके में रहने वाली 35 वर्ष की वेंकट माधवी अचानक लापता हो जाती है। 2 दिन बाद यानी 18 जनवरी को उसके पति गुरुमूर्ति माधवी के मां के घर फोन करता और पूछता है कि माधवी घर कब लौटेगी। उसकी बूढ़ी मां को समझ नहीं आता है कि दामाद क्यों इस तरह पूछ रहे हैं, क्योंकि माधवी वहां गई नहीं थी। माधवी की मां दामाद से कहती है कि वो तो यहाँ आई ही नहीं, क्या बात है, कुछ मसला हो गया है क्या तुम दोनों के बीच। तो गुरुमूर्ति कहता कि माधवी संक्रांति त्योहार आपके घर बनाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने झगड़े किए मुझसे और आपके यहाँ चली आई। अब माधवी की गुमशुदगी की बात सुनकर उसकी मां घबरा गई और वो तुरंत अपनी बेटी के घर आती और अपने दामाद के साथ मिलकर पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। गुरुमूर्ति ने पुलिस स्टेशन में दावा किया कि माधवी एक लड़ाई के बाद गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन पुलिस को पता नहीं था कि इस गुमशुदगी के पीछे का जो सच है इतना खौफनाक होगा। पुलिस ने जब माधवी की तलाश शुरू की तो उनके पास कोई सुराग नहीं था। अब गुरुमूर्ति को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि गुरुमूर्ति एक एक्स आर्मी ऑफिसर और अपने वीआरएस के बाद डीआरडीओ की एक सुविधा में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। उसके बयान के हिसाब से माधवी उससे लड़ाई करके अपनी मां के घर चली गई थी, पर दोबारा घर लौटी नहीं। और उसने ये भी कहा कि उनके और पड़ोसियों के बीच बार बार छोटे मोटे बातों पर लड़ाई होती थी। शायद उन लोगों ने माधवी के साथ कोई बुरी व्यवहार ना किया हो। और वो खुद ये भी कहता है कि माधवी 16 जनवरी को घर से बाहर निकली, उसके बाद घर नहीं लौटी। पुलिस अब उसके बयान के हिसाब से आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उन्हें कुछ और जानकारी मिलती है कि गुरुमूर्ति और माधवी के बीच हर वक्त लड़ाई होती रहती है। वो कभी कभी अपनी बीवी से आतापाई भी करता था। अब इस स्टेटमेंट के बाद पुलिस माधवी के मां से भी ये कंफर्म करती है कि उनकी बेटी हर बार दामाद से झगड़े करके अपने मायके आया करती थी। अब इन सब बातों को मुद्दे नजर रखते हुए पुलिस को गुरुमूर्ति पर शक बढ़ जाती है और उसे सख्त से पूछताछ करनी शुरू कर देती है। गुरुमूर्ति का कहना था कि माधवी अपनी मोबाइल फोन भी अपने साथ ली गई थी, पर जब पुलिस ने माधवी के फोन के लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाई तो पता चलता है कि उसकी मोबाइल स्विच ऑफ उसके घर पर ही हुई है। और जैसे गुरुमूर्ति ने ये कहा कि वो 16 जनवरी को बाहर निकली, उसके बाद नहीं लौटी, पर जब पुलिस ने माधवी के घर के इलाके में लगे हुए सीसीटीवी के फुटेज चेक किए तो 16 जनवरी के सुबह से लेकर रात तक माधवी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। पुलिस अब ये समझ गई थी कि गुरुमूर्ति उन्हें गुमराह करने के लिए बने बनाए कहानी बना सुना रहा है। जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और कई घंटों की पूछताछ के बाद गुरुमूर्ति ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस के होश ही उड़ गए। उसने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी माधवी की हत्या की थी। उसने बताया कि 16 जनवरी की सुबह दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। गुस्से में गुरुमूर्ति ने माधवी को दीवार पर जोर से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गुरुमूर्ति ने दावा किया कि उसने अपने गुनाह को छुपाने और पुलिस के पास पकड़ा न जाए, इसलिए माधवी के डेड बॉडी से निकल रहे खून को रोकने के लिए उसकी बॉडी को फ्रीजर में 2 दिन तक रखा हुआ था और बाद में उसके लाश के 100 से अधिक टुकड़े कर दिए। उसने किचन के चाकू से शरीर के हिस्से काटे और उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल दिया। उसकी हड्डियों के उसने मिक्सर मशीन में पीस कर उसके पाउडर बना दिए।
फिर उसने इन टुकड़ों को हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में फेंक दिए, जिनमें से एक जिलेलगुड़ा की झील भी शामिल है। गुरुमूर्ति के कबूलनामे के बावजूद पुलिस को अब तक माधवी के शरीर के कोई भी किस्से की हिस्सा या कोई भी पार्ट जो है नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर सुधीर बाबू ने कहा कि वो जो है सिर्फ आरोपों पर विश्वास नहीं कर सकते, उन्हें जो है तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों की जो है इकट्ठा करनी है। लेकिन अभी तक इस केस को सुलझाने के लिए तो सबूत कोई नहीं मिले। जांच में ये बात भी सामने आई है कि गुरुमूर्ति और माधवी की शादी को जो है 13 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन इन 13 सालों में उनके रिश्ते में जो है कड़वाहट बढ़ती ही चली गई। जिस दिन माधवी लापता हुई उस दिन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। माधवी अपने मायके में संक्रांति का त्योहार मनाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति ने उसे मना कर दिया। यह भी कहा जाता है कि गुरुमूर्ति जब आर्मी में था तब उस वक्त माधवी के दूसरे पुरुषों के साथ जो है अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से वो हमेशा फोन में लगी हुई रहती थी। गुरुमूर्ति और माधवी के बीच कई बार इस बात को लेकर भी जो है झगड़ा हुआ करता था और मारपीट भी हुआ करता था। जांच में यह भी पता चला है कि उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पिछले 6 महीने से गली के एक फालतू कुत्ते को जो है खाना खिलाकर पालने लगा और उसे अपने बस में कर लिया। फिर एक दिन उसे मारकर उसकी बॉडी को जो है टुकड़े करके कुकर में उबाल दिया। इस तरह उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से ही रिहर्सल कर चुका था। तब उसे यह पता चला कि सिर्फ मांस जो है उबल जाते हैं पर हड्डी नहीं, जिसके कारण वो माधवी की बॉडी को जो है उबाल कर उसके मांस और हड्डियों को जो है 2 दिन तक अलग करता रहा और उन हड्डियों को छत में सुखाकर मिक्सर मशीन में पीस कर गली के गटर में बहा दिया और मांस के टुकड़ों को जो है इलाके के कई हिस्सों में जो है बांट कर फेंक दिया। जांच में गुरुमूर्ति ने पुलिस को जो बयान दिए उसे सुनकर पुलिस अपने आपे से बाहर नहीं आ पाए। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पिछले कई महीनों से कई सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड के मर्डर फिल्में देखता रहा। इंटरनेट में भी वो इस तरीके के आर्टिकल और फिल्म ढूंढने लगा। गुनाह के बाद पुलिस के पास न फंसे ऐसे सारी तरकीबें ढूंढने लगा। पुलिस के हाथ कोई सुराग न लगे। कहते हैं ना, चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, पर एक ना एक दिन वो जो है पकड़ा जाता है। गुरुमूर्ति ने अपराध के समय अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ाया था। पुलिस को अब यह भी शक है कि उसने बच्चों को जो है जानबूझकर अपनी बहन के घर छोड़ाया ताकि वो इस वारदात को जो है अंजाम दे सके और अपने गुनाह को जो है छुपा सके। गुरुमूर्ति के कबूलनामे और उसके द्वारा बॉडी को टिकाने लगाने के तरीके में जो है मीरपेट के लोगों को जो है दहशत में डाल दिया है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि एक पति जो है अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी व्यवहार कर सकता है। गुरुमूर्ति के हत्या के कबूलनामे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किए हैं। पुलिस को यह शक है कि यह मामला जो है एक मामूली झगड़े का नतीजा नहीं लग रहा है, लेकिन जांच पूरी होने तक कुछ नहीं कह सकते। इस कहानी का हर मोड़ जो है चौंकाने वाला है। एक मामूली झगड़े ने एक रिश्ते को खत्म कर दिया। एक आर्मी ऑफिसर जो देश की रक्षा करने में अपने दिल, दिमाग और जान जुटा देता है, वो इतने बेरहम कैसे हो सकता है? अगर उसे माधवी के साथ जीना मुश्किल लग रहा था तो वो उससे तलाक ले लेता, खास आज माधवी जो है जिंदा होती। क्या गुरुमूर्ति को कोई मानसिकता की बीमारी थी जो ऐसे खौफनाक कदम उठाए कि इंसान की मांस के टुकड़े करने में भी वो घबराया नहीं? आखिर वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में एक पल भी सोचा क्यों नहीं? आज वो बच्चे जो है माँ बाप के प्यार के बिना बेबस और अनाथ हो गए। अब सवाल ये है कि पुलिस गुरुमूर्ति के खिलाफ ठोस सबूत जमा कर पाएगी और क्या माधवी को इंसाफ मिलेगा? कहते हैं कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच और इंसाफ की जीत निश्चित होती है। इस अपराधी ने जितने भी खौफ क्यों न फैलाए हो, लेकिन अंत में उसे कानून के सामने जो है घुटने टेकने ही पड़े। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई और इंसाफ की जो है पटला हमेशा बारी रहता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस तरह की घटना जो है आपके साथ ना घटे, इसलिए आप जो है हमेशा सतर्क और सावधान रहिए। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए सावधान और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।